हेलो एवरीवन। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेपीएससी ने जो नोटिस जारी किया है थोड़ी देर पहले, उसके अनुसार 12 सितंबर को आपका संभावित तिथि रखा गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जेपीएससी प्रीलिम्स। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने स्ट्रेटजी को बिल्कुल ओरिएंट कर लें, प्लान कर लें अकॉर्डिंगली, ताकि कहीं से कोई कमी ना रह जाए। ओके, तो उसी संदर्भ में मैं आप लोगों का यहाँ पर हेल्प करने के लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस आने वाले 2-4-10 दिनों तक कंटिन्यू बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को अपना जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान करने में हेल्प हो। ओके, कई सारा चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रिपरेशन में कमी रह जाता है। तो मैंने चाहता हूँ कि आपके साथ वैसा हो, तो इसीलिए ऐसा छोटा छोटा जो वीडियोज़ है मैं बनाता रहूँगा ताकि आपको फर्दर हेल्प हो। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि एक छोटा सा मोटिवेशन का बात होने वाला है इस वीडियो में, और एक बात होगा प्लानिंग को लेकर के। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन से संबंधित बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मोटिवेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी भी प्रकार का टेस्ट वगैरह देते थे, चाहे वो हमारा अपलोड किया हुआ टेस्ट में अपेयर हुए हों या फिर आप किसी कोचिंग संस्थान का टेस्ट देते हो। कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनको मार्क्स कम आता था, ठीक है, और इस वजह से वो परेशान थे कि उनका तैयारी सही डायरेक्शन में हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनको मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका मार्क्स जो है अभी तक मैटर नहीं करता था, क्योंकि अभी आप प्रिपरेटरी फेज़ में थे, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, अभी आप एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे थे। आपको अगर 35-40 मार्क्स भी अगर आता था किसी भी टेस्ट पेपर में, अगर आप इतना भी क्वेश्चन सही करते थे, मार्क्स नहीं बोलूँगा मैं, इतना भी क्वेश्चन अगर सही करते थे, तो आप इसको कभी भी 100 से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपका लक्ष्य था ही नहीं कभी। ये ना एग्ज़ाम में आपको आने वाला है, ना ही टेस्ट में आने वाला है, ये लक्ष्य है ही नहीं। आपका लक्ष्य है बस क्वालिफाई कर जाना, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो इतना नहीं होता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो जाए, है ना। किसी भी मतलब सिंसियर स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, ठीक है। आपका मार्क्स जो है 70%, 75%, और ये जो 70-75 बोल दिया जाता है हम लोगों के द्वारा भी कई बार, 70 मार्क्स 70% टारगेट कीजिए, ये बहुत अपर लिमिट है। ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली इस रेंज में कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को लेकर के उतना परेशान नहीं होना है। और 30 या 40 मार्क्स भी, अगर आपको 30 या 40 क्वेश्चन भी आप 100 में अगर सही कर रहे हैं, तो आप उसको 100 के साथ कंपेयर मत कीजिए, आप उसको 70 के अराउंड कंपेयर कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि आपका क्वालिफाइंग अगर लगभग 70% के आसपास रहेगा, तो आप लगभग आधे रास्ते तक आप पहुँच चुके हैं, है ना। आधा रास्ता आपको और तय करना है। ओके, अगर 35 आ रहा है तो 100 में तो देखने में लगता है कि मात्र 35% लाए, लेकिन अगर क्वालिफाइंग देखा जाए तो आप लगभग 50% मार्क्स लाए हैं, आप हाफ वे, लगभग आधे रास्ते तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब हिम्मत हारने से या फिर अब जो है सो नर्वस होने से या डिस्करेज होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये जो मार्क्स है ये बहुत अच्छा है, इसको आसानी से आप 35 को 50, 55, 1 या 2 रिवीजन से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर रिवीजन ही तो आप करना है, और तो कुछ काम है नहीं, ठीक है। रिवीजन आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। कोई टेस्ट छूट जाए, कोई टेस्ट सीरीज छूट जाए, कोई टेस्ट पेपर छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। ये 35 है, एक बार आप रिवाइज़ करके वही टेस्ट पेपर दीजिएगा तो आप देखिएगा आपका स्कोर तुरंत 55 हो जाएगा। अगर 2 बार रिवाइज़ कर लिए 70 हो जाएगा। टेस्ट बस एक इंडिकेशन है कि रिवीजन में कहीं ना कहीं अभी कमी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपका टेक्स्ट बुक या आपका नोट्स में नहीं, उस नोट्स या टेक्स्ट बुक से बाहर का आ गया था। क्वेश्चन वहीं से आया था जो आप पढ़ रहे हैं। अपना सोर्स पे भरोसा रखिए, और अब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है या डिस्करेज होने का ज़रूरत नहीं है। ये स्कोर 35, 40, 45 ये सब बहुत डिसेंट है तैयारी के फेज़ में, ठीक है। बस आप रिवीजन जारी रखिए, रिवीजन मत छोड़िए। कुछ छूट जाए, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। रिवीजन इज़ द की, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उन लोगों के लिए मैसेज था जिनको लगता है कि उनको स्कोर कम आता है, ठीक है। और जिनको स्कोर अच्छा आता है किसी भी तरह का टेस्ट में, 70, 75, 80, 50, 55, 60, मैं इन सबको अच्छा स्कोर मानता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आता है, बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। रिवीजन का प्रोसेस उनके लिए भी वैलिड है जिनको कम मार्क्स आता है, कम क्वेश्चन जिनका सही हुआ है, और उनके लिए भी वैलिड है जिनका कि अच्छा क्वेश्चन सही हुआ है ढेर सारा। तो रिवीजन का जो है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिवीजन का जो है सो कोई विकल्प नहीं है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए, आपका सबसे ज़्यादा टाइम रिवीजन पे डिवोट होना चाहिए। ओके, तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैसेज था, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछते हैं जो टेस्ट मैं अपलोड करता हूँ उसमें भी कि सर मुझे इतना ही मार्क्स आया, ये सही है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर
आप लोगों के लिए ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रिपरेटरी फेज़ में प्रिपरेशन के दौरान ऐसा होता है, ठीक है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, लगभग 1 महीना और लगभग आपके पास 6-7 दिन है, 1 सप्ताह लगभग रख लीजिए, 1 महीना से ज़्यादा है। तो बेहतर होगा कि रिवीजन पे कंटिन्यू फोकस बनाए रखिए, ओके। और कैसे रिवीजन को प्रायोरिटाइज़ करना है, किन चीज़ों को पहले रिवाइज़ करना है, इस बारे में अभी वीडियो के अगले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सेकंड जो आज के वीडियो का मुद्दा था वो था कि एक प्लान, छोटा सा प्लान। तो ये प्लान ऐसा नहीं है कि कोई कम्प्रिहेंसिव प्लान है, जैसा कि वीडियो का लेंथ देखकर आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई कम्प्रिहेंसिव प्लान मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। बस कुछ आपके नोटिस में, कुछ आपके रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ आपको कुछ। तो आज के वीडियो को मैंने डेडिकेट किया है करेंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। करेंट अफेयर्स जो है, अगर आप देखिए कि अपने सिलेबस में आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 200 क्वेश्चन में आपका पेपर 1 में 15 क्वेश्चन तो सीधे ही आपके सिलेबस में लिख दिया है करेंट अफेयर्स। सेक्शन एच में आप मान कर चलिए कि अगर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें भी संभावना है कि 50% से ज़्यादा ही आपका करेंट अफेयर्स रहेगा, है ना। वहाँ भी अगर आप रख लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स बेस्ड ही रहने वाला है, ओके। उसके अलावा आपका जो जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, ऐसा नहीं है कि आपसे अगर पूछ देता है, जैसे इकॉनमी में ही समझिए कि पूछ दिया कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, एस्टिमेट क्या है 2021-22 के लिए, है ना। तो अब ये क्वेश्चन प्योरली आप इकॉनमी स्टैटिक में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का करंट अफेयर्स ही हुआ है ना, बजट, इकोनॉमी सर्वे वगैरह आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है हर चीज़। तो बेहतर होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम करंट अफेयर्स में शामिल करके देखें। मतलब इकॉनमी और पॉलिटी, ये जो 2 सेक्शन है, इसमें भी आपको 2-4 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन वहाँ भी रह सकता है आपका करंट अफेयर्स का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लगभग आपका पेपर 1 का ही अगर सिर्फ बात कर लिया जाए तो आप देखिए कि 15, 10, 25 और 4 यानी कि 29, तो लगभग 25 से 29 क्वेश्चन आपका पेपर 1 में जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स का ही रहने वाला है, ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। और इसमें अगर पेपर 2 को भी शामिल कर दिया जाए तो आपका करंट अफेयर्स का संख्या जो है लगभग, इसमें 5 क्वेश्चन और आप जोड़ दीजिए तो यानी कि 34-35 क्वेश्चन जो है लगभग आपका सिर्फ करंट अफेयर्स ही रहेगा। तो आप खुद सोच कर देखिए कि कोई ऐसा पोर्शन है आपके सिलेबस में जिसका इतना वेटेज हो? नहीं, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है आपके सिलेबस में जिसका कि इतना वजन हो, है ना। आउट ऑफ 200 जो है लगभग 35 क्वेश्चन आपका संभवतः करेंट अफेयर्स से ही पूछा जाना है। तो इस पोर्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अपना जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे, करेंट अफेयर्स रोज़ पढ़ने का, इसको एकदम इंटीग्रल हिस्सा बना लीजिए अपने तैयारी का। करेंट अफेयर्स एक भी दिन नहीं छोड़ना है, रोज़ उसको रिवाइज़ कीजिए, ओके। और जितना बार आप रिवाइज़ करेंगे संभावना रहेगा कि वहाँ पर आप सही टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ये था पहला टिप आपके प्रिपरेशन को लेकर के कि करेंट अफेयर्स को बिल्कुल भी जो है नेग्लेक्ट नहीं करना है। करेंट अफेयर्स को रोज़ पढ़िए, इसको अपने तैयारी में रोज़ शामिल कीजिए, ओके। हर चीज़ इंतज़ार कर सकता है, रिवीजन इंतज़ार नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ सेकंड प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है रिवीजन, और उसमें भी करेंट अफेयर्स का रिवीजन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ओके। तो आज के वीडियो का बस इतना ही छोटा सा मैसेज था आपके लिए, और इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में कंटिन्यूअसली बनाता रहूं आपके लिए, ताकि आपको जो है सो सही गाइडेंस मिलता रहे और आप जो सिलेबस के बोझ के तले जो है वो दब नहीं जाए, है ना। सिलेबस देखने में बड़ा लग सकता है, पर उसको आप जब स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड करके देखेंगे तो वो डूएबल लगता है ना, वो होने योग्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मैं बात करूँगा उन छोटे छोटे सेक्शंस पे जिस पे कि आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो श्योर शॉट मार्क्स उठाने वाला सेक्शंस है ना। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूँ, अगर जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपका साइंस एंड टेक में बात किया जाए तो, है ना, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका 3 क्वेश्चन आएगा, और हार्डली आपको, मतलब अगर नोट्स है बना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक में देखिएगा साइंस एंड टेक के आप जिस भी बुक को रेफ़र किए हैं तो हार्डली कुछ पन्ने का होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक्स, है ना। तो बस कुछ पन्ने पढ़कर, 2, 4, 5 पन्ने पढ़कर आपको 3 क्वेश्चन वहाँ पर आपका वो कंफर्म हो जा रहा है, जबकि आपको 5 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया करने के लिए आपको पूरा एक स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ता है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना, पूरा बुक पढ़ना पड़ता है तो एक 5 आपका क्वेश्चन सही होता है। बट अगर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का देखा जाए तो आपको 3 क्वेश्चन बन जाता है बस 2-4 पन्ने पढ़कर। उसी तरह 2-4 पन्ने पढ़कर आपका पंचायती राज का 2 क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी में, है ना।
तो इस तरह के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको आपको बड़े अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि ये सब स्कोरिंग एरियाज़ हैं। ये सब एरियाज़ में जो है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ के भी आप आसानी से 100% करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेराइटी भी नहीं है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऐसा ही कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो पढ़ाई में लगे रहिए ज़ोर शोर से, एग्ज़ाम जो है बिल्कुल निकलेगा और टेंशन नहीं लेना है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।